पर करेंगे हम चर्चा, और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु मित्तल साहब, कांग्रेस नेता मुकेश नायक साहब भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे, शिवसेना नेता मिराज शेख, और मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ सचदेव, और यहां स्टूडियो में हमारे साथ विभाकर जी जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी का हमें इंतजार है। सबसे पहले तो सुधांशु जी का रुख करना चाहेंगे। सुधांशु जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आपने इंटरनली क्या सर्वे कराया और क्या कहता है वो, एग्जिट पोल्स को लेकर क्या समझ आपकी कहती है महाराष्ट्र? मेरा मानना है कि आप लोगों ने हमें एक नंबर की पार्टी दिखाया, ये तो स्वाभाविक है और उसके लिए शुक्रिया। ये जो कल्पना सबकी करी जा रही है उसी के हिसाब से, लेकिन जो ये 15-20 सीटों का आप कमी दिखा रहे हैं, मेरा मानना है कि आखिर में जो है, जो कन्वर्जेंस हुआ है, उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। तो हम लोग 150 के ऊपर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन एक कहावत है, मानव मरा सो जानिए जब तेरी हो जाए। राजनीति में जब तक नतीजे ना निकल आए और हाथ में सर्टिफिकेट ना थमा दिए जाए, तब तक उससे पहले कुछ भी कहना बड़बोलापना होगा। इसलिए मैं आपके इस पोल के जो सर्वे है उसका स्वागत करते हुए सिर्फ एक थोड़ा सा कहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर और बड़ी बात ना करके ये कहूँगा कि हमारी अपनी कल्पना में हमें पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। और जैसा आप भी दिखा रहे हैं, हम लोगों का जन समर्थन जो है और जनादेश भाजपा के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता दे रही है, उसके लिए नतमस्तक हैं उनके, और शालीनता से आदर के साथ उनके जनादेश का हम नमन करते हैं। और मेरा मानना है कि भाजपा जो है अपने दम पर महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। सुधांशु मित्तल साहब कह रहे हैं अभी इंतजार कीजिए। वो ये मानने में गुरेज तो नहीं कर रहे हैं कि नंबर 1 की पार्टी वही होंगे, ये प्रोजेक्शन उन्हें स्वीकार्य है, लेकिन साथ में ये भी कि वो मेजॉरिटी से कुछ ही पहले रुक जाएंगे, ये उन्हें मान्य नहीं है। उनका मानना यह है कि 150 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय साहब भी जुड़ गए हैं, विभाकर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय साहब, आपका आकलन क्या कहता है? दोनों ही जगह वोट परसेंटेज, पहले का हिसाब किताब और इस बार ये जो मल्टीपोलर हो गया मामला, वहां क्या दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में? अब देखिए साहब, पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो कुछ भी इमर्ज कर रहा है उसमें अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी कितना पाएगी, और चतुष्कोणीय चुनाव है या त्रिकोणीय चुनाव है, क्योंकि इधर बीच में एक टेंडेंसी जो बराबर देख रहा हूं वो ये है कि जनता जिधर भी वोट कर रही है वो ठीक से वोट कर रही है। उत्तर प्रदेश के पिछले 3-4 चुनाव में भी ये कुछ देखने को मिला, लगातार देखने को मिला। तो ये जो डिसाइसिव वोटिंग का एक पैटर्न चल पड़ा है, उसके पर्सपेक्टिव में अगर हम आज की चीज को देखते हैं तो ये नहीं कह सकते कि साहब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन ये सच है कि महाराष्ट्र की जो स्थिति थी, जिसने एक परमानेंट एलाई, जो बीजेपी का सबसे पुराना एलाई था, जिसके साथ करीब 1987-88 से एक तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ था जो टूट गया, उसके बाद नतीजों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो मेरे ख्याल से आज का मतदान और मूल रूप से कोंकण और मुंबई का जो इलाका है, उस इलाके में किस ढंग का वोटिंग परसेंटेज रहा है, वही इस चीज को तय करेगा कि मतलब किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये किस पार्टी को, क्या एक पार्टी इस बार बहुमत लेकर आ रही है? इसके पहले गठबंधन का दौर देखता रहा महाराष्ट्र, क्या इस बार मन बना चुका है किसी एक पार्टी को बहुमत देने के लिए? विभाकर साहब, क्या एक पार्टी बड़ी बनकर उभरेगी और क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में भी होगी? देखिए, अभी तक का जो जो सर्वे एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं और उसके पहले भी जो ओपिनियन पोल आए थे, उसके हिसाब से एक चीज़ तो बिल्कुल आज के एग्जिट पोल से स्पष्ट हो रही है। बीजेपी नंबर 1 की पार्टी के तौर पे उभर रही है और वो बहुमत के काफ़ी करीब है। दूसरी स्थिति है कि जो दूसरी पार्टी है वो शिवसेना है, और बीजेपी और शिवसेना के बीच में कम से कम 50 सीटों का अंतर है। अब ये सवाल उठता है कि क्या
अगर वो थोड़ी सी कमी रहती है तो किसके साथ हाथ मिला के सरकार बनेगी। सरकार बनाने की स्थिति में अगर एग्जिट पोल को मैं मान लूं कि वो बिल्कुल सही है, तो ये अब ज़रूरत होगी कुछ लोगों के सपोर्ट की। वो कौन से लोग होंगे, वो एक सर्वे के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 5 मनसे के पास है, और मनसे में राज ठाकरे साहब को गुरेज नहीं है मोदी साहब से। और उसी तरीके से अगर आज के बयान देखें उद्धव ठाकरे के सवेरे में, जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने मोदी साहब का कभी अपमान नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने लहर मोदी की रही थी लोकसभा चुनाव में, मैंने उससे भी इनकार नहीं किया। तो ये हो सकता है कि दोनों फिर हाथ मिला लें, उसमें मुझको नहीं लगती कि कोई बड़ी परेशानी होने वाली है। ये लेकिन बिल्कुल तय हो गया कि जो इन्होंने गैम्बल किया था कि वो अकेले दम पे जाना चाहते हैं, जो भी कारण था, उनका गैम्बल एक जगह पे बिल्कुल सही बैठता है कि वो नंबर 1 की पार्टी के तौर पे निकल के आ रहे हैं। लेकिन विभाकर साहब ये होगा कैसे अगर ये जो बचेगा, जितना अब रह जाएंगी सीटें, क्या ये मानकर चला जाए कि एमएनएस के पास एन उतनी सीटें आएंगी जो उस गैप को फिल कर दे, या आप देख रहे हैं कि बड़ी पार्टी तो दिल्ली में भी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस तरह की मुश्किलात पेश आ सकते हैं क्या? हमारे साथ मुकेश नायक साहब भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। मुकेश नायक साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपका आकलन आज का प्रतिशत जो दिखाई दे रहा है वोट का, उसके बाद क्या समझ आपकी बन रही है? अभी महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं हम। देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बिल्कुल जो रेशियो है वोट का बिल्कुल स्थिर है, और माइनॉरिटी और हमारा दलित समाज का वोट प्लस हमारा ट्राइबल समाज का वोट, ये कांग्रेस का वहां पर वोट बैंक रहा है। और महाराष्ट्र के उत्तर भारत के जो लोग रहे हैं महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस का वोट रहा है। जितना वोट गिरा है, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स होना है डिफरेंट पार्टीज में, उसको देख के तो मुझे ये लगता है कि अगर कांग्रेस को 20% भी वोट मिलता है तो एक बहुत हम एक अप्रत्याशित रिजल्ट दे सकते हैं इस चुनाव में। दूसरी बात मुझे कहना है, जो एग्जिट पोल को तो काल्पनिक है, लेकिन अगर आप उसको एक दफे सही भी मान लें, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा से लेकर आज तक कितना पराभव हुआ है बीजेपी का वोट परसेंटेज का, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसका नहीं, एक और इसमें कारण तो है मुकेश नायक साहब उल्टा दिखाई देता है। हालांकि इसके पहले वो अलायंस में ही थे, लेकिन 1999 से लेकर और 2009 तक अगर कोई वोट परसेंटेज में अपने आप को लगभग आसपास रख पाया है, हालांकि घटा हर एक पार्टी का दिखाई दिया है ओवर द इयर्स, लेकिन ये 15, 14, 14 इन 3 इलेक्शंस में दिखाई दिया है, कम से कम बीजेपी के लिहाज से वो मोर और लेस वहीं पर रहे हैं, बाकियों का तो ज्यादा घटा है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनका वोट परसेंटेज ज्यादा कम हुआ है? मैं लोकसभा से इस चुनाव की बात कर रहा हूं, जो एग्जैक्ट पोल बताए जा रहे हैं उसके संदर्भ में मैंने बात कही है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 साल पहले बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी, और उस समय जो लोगों ने संस्थाबद्ध सांप्रदायिकता, अराजकता, गुंडागिर्दी और उत्तर भारत के लोगों के साथ अभद्र और अपमानजनक व्यवहार और जिस तरह की अराजक सरकार और राजनीतिक अस्थिरता देखी, 15 साल बीत गए, अभी भी उनकी विश्वसनीयता महाराष्ट्र में ऐसी नहीं बनी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर सकें। मिराज शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शिवसेना की तरफ से आपकी इस बात के जवाब में? मिराज शेख साहब, स्वागत है, कहिए अपनी बात। हमारे साथ विश्वनाथ सचदेव साहब भी जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। मिराज साहब। यस, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। जैसे बोल रहे अराजकता, ये था जब हमारे शिवसेना की जब हुकूमत थी महाराष्ट्र में, उस वक्त एक भी दंगा, आप आरटीआई मारिए, कुछ करिए, निकालिए रिकॉर्ड सारा, एक भी दंगा नहीं हुआ। और उस हुकूमत के दौरान शिवसेना ने जितना मुसलमानों का काम किया, आज तक कांग्रेस ने नहीं, किसी पार्टी ने नहीं, सब धोखा देते हैं मुसलमानों को। और इस बार का जो इलेक्शन है, इसके अंदर मुसलमानों ने, मैं खुद देखा हूँ, मैं ग्राउंड वर्क करने वाला शख्स हूँ, नगर सेवक हूँ मुंबई में। इधर मैं जगह जगह पे हमने गए, पोलिंग जगह पे गए, जो इलाके सब जगह गए, तो मुसलमानों ने वन साइड, मतलब पहली बार, क्योंकि शिवसेना से जब मिराज शेख साहब, आपको क्या 2 मिनट के लिए मैं रोक सकता हूं? आपको भी दिलचस्प लगेगी ये जानकारी। असल में चाणक्य ने जब आम चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट्स प्रेडिक्ट की थी, तो बहुत सारे लोगों को वो हास्यास्पद लगा था, चौंकाने वाला लगा था, लेकिन जब जाकर मीटर रुका तो उसके आसपास ही रुका। इस बार चाणक्य क्या कहता है और कहां के लिए उसने अभी प्रोजेक्शंस दिए हैं, आइए समझें विभाकर जी से।
ये जो चाणक्य ने अभी हरियाणा के बारे में जो उसका प्रेडिक्शन आया है, टुडेज चाणक्य जो है, जो कि न्यूज़ 24 जो चैनल है उसके साथ उन्होंने किया है, उसके हिसाब से हरियाणा का उन्होंने अभी दिया है। हरियाणा में उनके हिसाब से बीजेपी को 52 सीटें मिल रही हैं और इंडियन नेशनल लोकदल को 23 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस के बारे में 10 सीट बता रहे हैं। अभी महाराष्ट्र का प्रोजेक्शन नहीं, महाराष्ट्र का भी प्रोजेक्शन उनका नहीं आया है। और उन्होंने, जब मैं स्टूडियो में आने से पहले मैं वो देख रहा था, ये बात उन्होंने कुछ सवालात भी पूछे थे। उन्होंने ये सवालात पूछा था कि क्या प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, तो उन्होंने उसमें से करीब 59% लोगों ने कहा था, जिनसे उन्होंने बात की थी, कि हाँ वो बदलाव चाहती है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हरियाणा में। और बदलाव की बात जो है सो महाराष्ट्र की भी बात थी और 53% के करीब बदलाव की बात कर रहे थे। क्या मोदी का लहर चला है हरियाणा में, ये उनका बहुत ही स्पेसिफिक सवाल था और उसमें करीब 53% लोगों ने ये माना था कि मोदी की हवा चली है। ये मोदी की लहर को लेकर सुधांशु जी थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें। कभी ये कहा जाता है राजस्थान की मुख्यमंत्री की तरफ से कि देखिए ये किसी एक का करिश्मा नहीं था, ये सबकी मेहनत थी, और कहीं पर इसी पर आपके दांव लगे हुए दिखाई देते हैं जब आप ये कहते हैं आइए चले मोदी के साथ, ये आपका कैंपेन कहता है। असल में आप लोग किस बात पर भरोसा कर रहे हैं? पहली बात तो जो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा था, वो उन्होंने अपने लिए कहा था। लोग उनको कह रहे थे कि आपने जो है राजस्थान को जिता दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अकेले ने नहीं कुछ करा, ये सबने इसको जिता दिया। तो उनको मोदी जी के साथ जोड़ के इस बयान को ना देखा जाए, वो शायद अतिशयोक्ति हो जाएगी। दूसरी बात, इस चुनाव में भाजपा का सारा जो चुनाव प्रचार था क्या था? केंद्र में हम सुशासन दे रहे हैं, हमारे पास एक विश्वसनीय नेतृत्व है जो आपकी दुर्दशा को समझते हुए आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको उज्जवल भविष्य बना के देगा। तो केंद्र में आपने मोदी जी को सहयोग दिया, उनकी विश्वसनीयता और उनकी कार्यशैली देखते हुए आप प्रदेश में भी भाजपा की सरकार लेके आइए, ताकि प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के साथ मिलके यहां की जनता को एक उज्जवल भविष्य दे सके, एक विकास की आंधी चला सके, एक सुशासन दे सके। ये हमारे सारे चुनाव का लबोलबाब था। और जो एग्जिट पोल अभी आपने कहा, अगर उनकी गणना को आप सत्य मानते हैं, तो शायद देश की जनता ने, इन दोनों राज्यों की जनता ने भाजपा की इस घोषणा का स्वागत करा है, उसमें विश्वास करा है। इसीलिए अगर हरियाणा में 51 सीटें दी जा रही हैं और आप भी 127 सीटें महाराष्ट्र में अगर दे रहे हैं, तो शायद जिन दोनों राज्यों में हमारा अस्तित्व नंबर 1 पार्टी ना होके नीचे की पार्टी का था आज तक, वहां पे हमें सरकार बनाने का जनता मौका दे रही है। ये कितना बड़ा एक क्वांटम लीप है और कितनी बड़ी राजनीतिक हमारा उत्थान उदय हो रहा है, ये अपने आप में वाकई एक बहुत खुशी देने वाली बात है। मैं भी मुकुल नायक जी को सुन रहा था। मुकुल नायक जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पे समझ आया होगा वो कहने की क्या कोशिश कर रहे थे। मुकुल नायक जी, दोनों राज्यों में आपकी धुनाई हो रही है, आपकी पिटाई हो रही है, दोनों राज्य में हम लोग जीत रहे हैं। अब आप क्या कुतर्क पैदा कर रहे हैं कि देखिए लोकसभा में इनको जो थी वोट जो थी ज्यादा मिल गई थी, अब विधानसभा में वोट कम हो गई है, इसके मतलब इनका ग्राफ गिर गया है। जब हम ये इन चुनावों में कहते थे कि लोकसभा में जनता ने आपको नकारा है और हमें अपना मत दिया है, तो आप कहते थे देखिए राज्य अलग होता है, केंद्र अलग होता है। अब ये हो रहा है तब आप अरे भाई छोड़िए, जीत जीत होती है और अगर जनादेश किसी संगठन को मिल रहा है तो उसका आदर करना देखिए, करना सीखिए। कहाँ जीतता है वही सिकंदर होता है। मुकेश नायक साहब के लिए सुधांशु मित्तल साहब का ये जवाब। विश्वनाथ सचदेव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी आइए उनका रुख भी कर लें और उसके बाद हम एक ब्रेक के लिए जाएंगे। सचदेव साहब, क्या कह रहे थे बूथ से लौटते हुए लोग, क्या हवा आपको समझ में आई? देखिए, जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मैं जब वोट देने गया लगभग 4 बजे के आसपास की बात है, तो उस समय बूथ खाली पड़ा था और जो लोग दिखे भी वहाँ पर और जिनसे बातचीत की, तो एक बहुत बड़ी बात जो एक व्यक्ति ने कही मैं वो कहना चाहता हूँ यहाँ पर। तो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि एग्जिट पोल पहले सच भी हुए थे, उससे पहले गलत भी होते रहे हमेशा, लेकिन
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई का मतदाता, आम मतदाता कैसे सोचता है। एक व्यक्ति है, वो ड्राइवर है वहाँ, और उस ड्राइवर ने वोट देने के बाद में जब मैंने उससे पूछा कि तुमने वोट किसे दिया, तो उसने कहा शिवसेना को वोट दिया मैंने कहा शिवसेना को क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं, मोदी को क्यों नहीं, ये मैंने पूछा था। तो उसका जवाब जो था वो सुनने लायक था। उसने ये कहा कि मोदी केंद्र के लिए ठीक हैं, लेकिन राज्य में मोदी क्या करेंगे, वो यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। ये जो बात है, ये मुझे लगता है सोची जानी चाहिए, इस पर विचार भी होना चाहिए कि महाराष्ट्र में ये बात जो है काफ़ी हद तक प्रभावित करेगी आज का जो भी परिणाम आने वाले हैं उसका। मैं एग्जिट पोलों के बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में इस समय 5 दलों ने पहली बार अलग अलग होकर के चुनाव लड़ा था, और हर दल अपनी ताकत आजमाना चाहता था। हर दल ने घोषणा की थी कि हम अपनी ताकत आजमाएंगे, और अपनी ताकत आजमाने में इसका मतलब साफ था कि जो भी चुनाव लड़ रहे थे सब ने कहा था हम राज्य करेंगे, हम सत्ता में आएंगे। अब सत्ता में तो एक दल ने आना है या 2 या 3 मतलब आप क्या कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल प्रोमिनेंस की कमी है क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से कमी मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो सुधांशु जी भी जो बात कह रहे थे कि हमारे पास एक काबिल नेता था और हमने उसको सामने रखा दुनिया के, इसमें कोई शक नहीं है कि काबिल नेता उनके पास है, और उस नेता ने लोकसभा के चुनाव में अपना प्रभाव दिखा भी दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में या किसी भी राज्य में यदि ये बात कही जाए कि हम पार्टी की जगह एक व्यक्ति को सामने रखेंगे, तो समझ में आता था अगर महाराष्ट्र में किसी को मुख्यमंत्री बना करके वो सामने नहीं, रखते, तो विश्वनाथ वो उन्होंने सचदेव नहीं साहब, किया। क्या बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे में वो प्रोमिनेंस नजर आता है? हालांकि उद्धव भी मेजोरिटी का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि क्या शिवसेना को तरजीह मिलेगी? और अगर ऐसा होगा तो 1995 के बाद जो उस समय उनको सीटें मिली थी, जो अभी तक का हाईएस्ट है, कहां तक उनका आंकड़ा आपको समझ में आता है कि जा सकता है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी है, हाजिर होते हैं। और आज ये भी इत्तेफाक की बात है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, और मतदान के मामले में तो हरियाणा ने आज एक तरीके से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले कि हम हरियाणा की तरफ जाएं, आइए महाराष्ट्र की चर्चा को पूरा कर लें। सचदेव साहब, अभी ब्रेक के दौरान चर्चा हो रही थी और विभाकर साहब ने एक चीज पॉइंट आउट की कि वो लोग जो सर्वे करते हैं बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, और उनके मुकाबले हम जब बात करते हैं बूथ से आते हुए जाते हुए लोगों से, तो जाहिर है हमारी बात उतने लोगों से नहीं हो पाती, लेकिन हम अपने सुने हुए पर यकीन करते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा प्रिसाइज उन लोगों का आकलन होगा जिन्होंने एक सैंपल लेके और साइंटिफिक तरीके से इस बात का आकलन किया है कि एग्जिट पोल क्या कहता है? मैं उनके एग्जिट पोल के आंकड़ों की या आंकड़ों को इकट्ठा करने की तरीके के बारे में बात नहीं करना चाहता। निश्चित रूप से वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम 1-2 लोगों से बात करते हैं। वो 1-2 लोगों की बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि उससे पता चल जाए कि सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। मैं सिर्फ 1-2 लोगों का उदाहरण देकर ये बताना चाहता था कि किस तरह का सोच हो सकता है। और ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो पिछले 20-25 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान जो स्थितियां बनी। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूं विश्वनाथ साहब, क्या अगर शिवसेना भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मेजॉरिटी के करीब खड़ी दिखाई दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए? हैरानी होगी, क्योंकि सारे जो स्थितियां जो जिस तरह की बनी हैं उनमें बहुत पहले से स्पष्ट लग रहा था कि भाजपा को बहुमत तो पूरा नहीं मिल सकता, लेकिन भाजपा को निश्चित रूप से पहले दल में एक अच्छे खासे वोट मिल जाएंगे और भाजपा काफ़ी लोगों को लेकर के वहाँ होगी और पहले नंबर की पार्टी भी हो सकती है। ये बात पहले भी कही जाती रही है, वो कोई नई बात नहीं थी। और शिवसेना के संदर्भ में भी, क्योंकि शिवसेना की जो गढ़ हैं जैसे मुंबई है, जैसे कोंकण है, वहाँ भाजपा के लिए स्थिति बहुत विषम हो चुकी है, अभी भी है, इस समय भी। और वो मैं जो बात आपसे कह रहा था कि आम मतदाता क्या सोचता है, आम मतदाता मतलब जिनकी गणना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 1 या 2 या 4 या 10 आदमी से जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, पत्रकार लोग जा करके, तो उससे जो अंदाज लगता है वो ये होता है कि जो कुछ भी हुआ है महाराष्ट्र में पिछले 20-25 दिनों में, सारा की सारी महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति जो है वो शिवसेना ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति के कंधे पर डाल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले ने जितना बड़ा प्रचार किया, ऐसा नहीं कि बाकी प्रचारक नहीं आए उन्होंने भी 100 से ज्यादा। लेकिन ये किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं ही हो सकता विभाकर साहब, और इससे गेन ही होगा भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मेरे ख्याल से वो देखिए, जब ये पार्टी, जब बीजेपी या शिवसेना या मन से जो वहां पे चुनाव के मैदान में उतरे थे, तो वो विपक्ष की भूमिका में थे और वहां पे सत्ता में जो लोग काबिज थे, कांग्रेस और एनसीपी, जो 15 साल से उनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। बड़ी खबर तो ये निकल के आती है मेरे ख्याल से कि ये दोनों प्रदेश, अगर एग्जिट पोल की बातें सही निकल रही है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों जगह से कांग्रेस सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। उस हिसाब से
जो तथाकथित विपक्ष जो उस समय आज के तारीख में केंद्र में जरूर सत्तारूढ़ हो चुकी है बीजेपी, उसकी एक बड़ी विक्ट्री होती है। और अगर वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे भी निकल के आती है तो एक अपने जो सहयोगी जो पुराने थे और केंद्र में अभी भी सहयोगी है, उनके साथ हो सकता है कि हाथ मिला भी लें वो लोग। ये हो सकता है कि देखिए, हम जो कह रहे थे कि हमें कुछ आप ज्यादा सीट दे दीजिए और आप थोड़े से ही कम, थोड़ा 4 सीट या 5 सीट की बात ही अगर करते तो हम लोग अकेले 200 सीट पे लेके आते, और ये जो थोड़े बहुत जो सीट लेके आ रहे हैं ये पूरी तरीके से ये खत्म हो जाते। ये जो प्रोजेक्शंस हमारे सामने है मुकेश नायक साहब, ये कम से कम 37 और अधिकतम जो दिखा रहे हैं वो 43 दिखा रहे हैं आपकी पार्टी के लिए। ठीक है, चुनाव परिणाम माफ आने कीजिए, 48 है अधिकतम जी। बहुत लोगों ने, बहुत बड़े पैमाने पर मतदाता हैं और बहुत जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स है उसका एडवांटेज किसको मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कम समय में राज्यों में चुनाव हुए और लोकसभा में बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को मिली। उसका प्रभाव निश्चित रूप से राज्यों में आएगा और 20 से 25 सालों में, 10 से 15 सालों में इस तरह के एक परिवर्तन की इच्छा लोगों के मन में होती है। 10 साल से केंद्र में हमारी सरकार थी, 15 साल से महाराष्ट्र में थी, 10 साल से हरियाणा में हमारी सरकार थी। और दूसरी चीज, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को राज्य के इनकम्बेंसी फैक्टर ने थोड़ा डाइल्यूट किया, वो भी बीजेपी के फेवर में वो बात गई। लेकिन जिस तरह से हरियाणा का विकास हुआ, महाराष्ट्र का विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार चला रही है, इतना विकास उन राज्यों में नहीं हुआ। दूसरी बात, करप्शन की जब बात होती है तो मैं दावे से कह सकता हूं, मित्तल जी बैठे हैं यहां पर, उनसे पूछिए क्या व्यापम जैसे घोटाले का वो समर्थन करते हैं? जब वो हरियाणा में जमीन घोटाले की बात करते हैं तो हजारों एकड़ जमीन जो इंडस्ट्रियलिस्ट को कौड़ी के दाम पर गुजरात में दे दी, क्या उसका वो समर्थन करते हैं? मेरा ये कहना है कि अगर करप्शन पर बात हो तो एक विहंगम दृष्टि डाली जाए। ऐसा नहीं कि उनके लोग गलती करें वो अच्छी है, हमारे लोग गलती करें वो खराब है। कांग्रेस के शासन में जिन लोगों ने गलती की, हमने किसी को बचाया नहीं। बड़े बड़े मंत्री जेल गए, सब पर मुकदमे चले। अशोक चौहान का केवल आदर्श घोटाले में नाम आया था, वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। वो चुनाव जीत भी गए महाराष्ट्र में। लेकिन ये कहते हैं, मित्तल साहब आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं नायक साहब? जी मित्तल साहब। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं या नायक साहब क्या कह रहे हैं ये विषय ही नहीं है। विषय है जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि इन्होंने चोरी करी है हरियाणा में, हटा रही है इनको। जनता जो है घोटालेबाज सरकार महाराष्ट्र की, उससे त्रस्त थी, हटा रही है उनको। नहीं, जनता को कांग्रेस की बात पे गुजरात में विश्वास नहीं था, इसलिए वापस जनादेश दे दिया। जनता को इनकी बात का मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं था, इसलिए दोबारा दे दिया। प्रश्न ये है, ये सारा बात विश्वसनीयता की है। जनता किसकी बात का ये भरोसा बात करती है? ठीक है, ये दोनों का अपना परसेप्शन भी हो सकता है इस समय, नायक साहब और मित्तल साहब कैसे चीजों को देख रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सच है कि महाराष्ट्र में वहां के किसी स्थानीय नेता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा नहीं होना, एक जो चेहरे हैं नितिन गडकरी वो केंद्र की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि राजनीति की जब इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं तो कोई मुद्दा छोड़ते नहीं है। अगर उनको मुद्दे में जरा भी कोई दम दिखाई पड़ता है तो वो मुद्दा चढ़ता ही चढ़ता है। तो अब आज की तारीख में मुझे लगता है कि इस पे कोई बात करना कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी बगैर कोई चेहरा लिए गई तो उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अब मुझे लगता है कि वो गौण हो चुका है। क्योंकि वहां पे इलेक्शन में कई मुद्दे आए हैं, उसमें महाराष्ट्र, उसमें मराठा वर्सेस गुजराती भी आया है, उसमें लोकल जो कोंकण और मुंबई की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी आए हैं, रूरल महाराष्ट्र के भी कॉम्प्लेक्सेस आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो बहुत एक खांटी राजनीति जिसको कहते हैं, उस खांटी राजनीति का दंगल वहां हुआ है और उस दंगल में से जो कुछ भी निकलेगा वो देखने की बात है। रही सवाल, मुकेश नायक भी इस बात को मान रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में जिस ढंग से बीजेपी सत्ता में आई केंद्र में, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। लार्जेस्ट पार्टी बन के इमर्ज करेगी, इसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई संदेह
किसी के मन में नहीं है। तो क्या यही माना जाए कि जो सब्सिक्वेंट चुनाव हुए, अगर वो बाई इलेक्शंस थे तो उनमें वो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, वो असल में इस तरह के चुनावों में जहां फुल फ्लेजेड विधानसभा चुनाव हो रहे हो, क्या वहीं ये देखने को मिलता है? छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं, चर्चा जारी। महाकुरुक्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं और अभी चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के संदर्भ में। आपको यह भी दिखा दें कि साल 2009 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिली थी, और ये थी उस वक्त स्थिति। भारतीय जनता पार्टी 46, शिवसेना 44, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 13 सीटें मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 82, एनसीपी को 62 और अदर्स के खाते में 41 सीटें आई थी। तब जाहिर है दोनों ही अलायंसेस थे, एनडीए और यूपीए के तौर पर। एनसीपी कांग्रेस जहां यूपीए में, वहीं एनडीए में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। इस बार ये दोनों ही अलायंसेस नहीं हैं, हर कोई अलग अलग इस दंगल में मौजूद है। और इस बार क्या स्थिति बनेगी, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। शिवसेना की स्थिति कैसी है? क्या मिशन 150 जो लेकर चला जा रहा था वो 150 नहीं तो 150 के आसपास क्या दिखाई दे भी रहा है आज, जबकि वोट पड़ चुके हैं? क्या इस बारे में कोई अंदाजा शिवसेना का है, राज साहब? देखिए, बोलिए। मिशन 150 जो है हमारा, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही हमें मिलेंगे। शिवसेना जो है लोकल हमारा गढ़ है, सही है, मुंबई हमारा गढ़ है, ठाणा है, कोकण का पट्टा है, इस बार उत्तर महाराष्ट्र भी हमारे साथ है, और सोलापुर एरिया है, वो पुणे है, वो सब जगह है ना। सब जगह हमने जो जोश देखा, जो हमारे रैलियों में आए, देखो इनके पास सब बड़े बड़े, इन्होंने पीएम को लिया है बीजेपी ने, सबके बड़े बड़े नेता है, सब आए, लेकिन हमारे सिर्फ हमारा एक ही नेता है जो हमारे पार्टी के प्रमुख है, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे। इन्होंने इतनी सभाएं ली, इतनी, आप उस रैली में लोगों का जमाव आप देखिए, कितने लाखों लाखों लोग आए उसके अंदर। और इस बार मुसलमानों ने तो कई जगह, हम अभी आज के दिन भी हम लोगों से पूछने लगे, देखने लगे, तो लोग खुद बोलने लगे, फ़ोन कर करके बोलने लगे, भाई साहब हम लोगों ने शिवसेना को वोट दिया। मुसलमानों के वोट मिले, उत्तर भारतीयों के वोट मिले, कई लोग जो लोकल है, जो मुंबई से जुड़ा हुआ है, जो लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए, सारों ने शिवसेना पे हमेशा से विश्वास किया है। और शिवसेना की पॉलिसी मैं आपको बता दूं, चाहे आप जानते हो नहीं जानते हो, शिवसेना इनके अलायंस में थी, और पहले से हमारे जो लोक प्रतिनिधि रहते सब हमारे यहाँ जो काम लेकर, हम लोग सिर्फ शिवसेना वाले सब काम करना जानते हैं। हम ये नहीं देखते कौन से जात का है, कौन से प्रांत का है। तो पब्लिक है ना, डीप रूट तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। झोपड़पट्टी हो या सोसाइटी में, हर जगह पे शिवसेना हर जगह पर है। और अभी हर गांव में एक शाखा, हर गांव में, हर घर में एक शिव सैनिक। इस संकल्प को लेकर हमने इतनी मेहनत की, जगह जगह पर शिवसेना सब। राज साहब ये देखिए, ये प्रोजेक्शन आ गया चाणक्य का। अब इसमें 288 सीटों के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 151 दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को 71 सीटें इनका आकलन दे रहा है, कांग्रेस को 27 और एनसीपी को 28 सीटें। एमएनएस और अदर्स दोनों मिलाकर 13 सीटों के बारे में चर्चा हो रही है। जी, बात पूरी कीजिए। जी बात यह है कि हमारा इंशाल्लाह हम लोग मिशन 150 हमारा पूरा हो जाएगा। तो 13 सीट लेकिन यहाँ तो गारंटी आ रही है हमारी। 151 उधर दिखाई दे रहा है। ये विश्वनाथ जी, ये आपके लिए कैसा है? ये स्वीकार्य है, चौंकाने वाला है, या आपने जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल्स को आप एग्जिट पोल्स तक ही रखेंगे और ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे? जो एग्जिट पोल मेरे लिए हास्यास्पद है। देखिए, एग्जिट पोल के बारे में पिछले चुनावों के पहले जितने भी चुनाव हुए उन सब चुनावों में एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित हुए थे। पिछले चुनाव में निश्चित रूप से चाणक्य का भी और बाकी भी जो एग्जिट पोल हुए थे वो भी काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। ये एक अच्छी बात है, और उनकी तरीके से अगर ये सामने आ जाए तो दूसरी बात है। लेकिन हमारा जो आकलन है, ज़मीन पर जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनको देखते हुए तो निश्चित रूप से भाजपा की स्थिति बेहतर थी। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़ोरों पर थी महाराष्ट्र में। पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार थी, उस कांग्रेस के खिलाफ लोगों का रोष ज़रूर था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार भी शामिल था और उसमें उनकी आक्रमण्यता भी शामिल थी, बहुत सारी बातें थीं। और 15 साल बहुत होते हैं किसी भी सत्ताधारी के लिए अपने आप को निष्क्रिय साबित करने के लिए भी।
सक्रिय तो साबित कर ही सकते हैं वो, लेकिन निष्क्रिय साबित करने के लिए भी हो सकते हैं, और वो हो रहा है। वही स्थिति हमने दिल्ली में भी देखी थी जब दिल्ली के चुनाव हुए, यानी लोकसभा के चुनाव हुए। वहाँ भी भाजपा की जीत से ज़्यादा कांग्रेस की हार ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लोग कांग्रेस से थक चुके थे। तो आज यहाँ महाराष्ट्र में यही स्थिति हुई है कि कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को लोगों ने नकारा था। लेकिन आपने जैसा कि अपने इस कार्यक्रम का नाम दिया है कुरुक्षेत्र, मुझे लगता है ये कुरुक्षेत्र महाराष्ट्र में ज़्यादा सही साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर के सचमुच महाभारत हुआ है। महाभारत में भाई और भाई लड़े थे, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी और शिवसेना जो पिछले 15 साल से 25 साल साथ बैठे थे, राज भी करना चाहते थे, राजनीति भी कर रहे थे, वो आपस में लड़ लिए। एनसीपी और कांग्रेस पिछले 10 साल से साथ में बैठे थे, वो लड़ लिए। मन से तो बिल्कुल अलग जाकर के वो भाई के साथ की लड़ाई थी। सारा महाभारत यहाँ हो रहा था, और सबके पास में कम से कम सबको ये उम्मीद थी कि हम इस बार कम से कम अपनी ताकत दिखा लेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं जरूर शामिल हो जाने चाहिए, कि 151 बीजेपी को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी इस बात को समझती है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो उसे कुछ रास्ते खोल के रखने पड़ेंगे, कुछ खिड़कियां खोल के रखनी पड़ेंगी। आज सवेरे तक बीजेपी के भूतपूर्व अध्यक्ष गडकरी जी ये कह रहे थे कि सामना में जो संपादकीय आया जिसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ अप्रिय भाषा में लिखा गया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन उन्होंने तब भी कहा कि सामना के संपादकीयों के कारण ही हमारा ये गठबंधन टूटा था, उद्धव ठाकरे के कारण नहीं टूटा था। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे आज भी ये कह रहे थे कि हम मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, मोदी जी की आलोचना हम करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये स्थिति साफ बता रही है कि रास्ते खुद तैयार रखे जा रहे थे कि अगर यदि 151 नहीं बनते हैं, 146 नहीं बनते हैं, तो हम मिल सकते हैं। और लेकिन अगर ये 151 का प्रोजेक्शन सही है तब तो इसकी किसी बात की जरूरत भी नहीं पड़ती दिखाई दे रही है। हम चलेंगे, सुधांशु मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं उनके पास, लेकिन अब क्योंकि हम हरियाणा स्पेसिफिक चर्चा करने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, असल में हरियाणा में कुरुक्षेत्र का जिक्र हो रहा है। कुरुक्षेत्र में आज सबसे ज्यादा वोटिंग भी हुई है। इस बार की रिकॉर्ड वोटिंग क्या इशारा कर रही है? ये क्या आईएनएलडी की तरफ से सिंपैथी की कोई लहर दिखाई दे रही है, या ये एंटी इनकम्बेंसी है, ये लोगों की नाराजगी है जो किसी एक खास पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा इस तरफ। 2014 आप देख रहे हैं और अब बारी है हरियाणा की। हरियाणा में आज रिकॉर्ड वोटिंग हुई और उसके बाद अलग अलग एजेंसीज के प्रोजेक्शंस ये कहते हैं। न्यूज 24 चाणक्य कहता है कि 52 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। उसके बाद आईएनएलडी दूसरे नंबर पर रहेगी 23 सीटों के साथ, अदर्स के खाते में 5। इंडिया टीवी सी वोटर कहता है 12 से 18 मिलेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 34 से 40 मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, 25 से 31 आईएनएलडी को मिलेगी, और एचजेसी और अदर्स को 3 से 7 सीटें, 3 से 9 सीटें कह लीजिए कि उनके खातों में दिखाई दे रही हैं। एबीपी नीलसन के मुताबिक 10 सीटों का प्रोजेक्शन है कांग्रेस के लिए, 46 सीटें, लेकिन फिर भी बहुमत से एक ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, 29 आईएनएलडी और हरियाणा जनहित कांग्रेस 2 और 3 अदर्स के खाते में। न्यूज नेशन के मुताबिक 10 से 15 सीटें कांग्रेस, 37 से 43 यहां मेजॉरिटी से पीछे, और इसी तरीके इंडिया टीवी और सी वोटर भी ये दिखाता है कि मेजॉरिटी से पीछे रह सकती है भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल आईएनएलडी 29 से 35, हरियाणा जनहित कांग्रेस 3 से 7, अदर्स 3 से 5। विभाकर साहब, नहीं, ये इसके पीछे जो भाई पहली चीज है कि कांग्रेस यहाँ पे सभी जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती हुई दिख रही है। दूसरी बड़ी खबर ये उसमें यह आती है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कम से कम है ही। अगर अपने बूते वो सरकार नहीं भी बना पाती है तो उसको सरकार बनाने में 2 से 4 सीटों की और आवश्यकता पड़ेगी, और वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा जनहित कांग्रेस पहले भी एक बार हम लोग पिछली जो सरकार जो थी हुड्डा साहब की 5 साल तक वो चली थी उसी तरीके से कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के 2 लोगों को छोड़ के या 1 लोगों को, सिर्फ बिश्नोई साहब को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग, 6 सीटें थी, 5 लोग चले आए थे हुड्डा साहब के समर्थन में। और जब चुनाव के दौरान जब चल रहा था प्रोसेस, तब जाके कोर्ट से ये हुआ कि नहीं, वो पूरी की पूरी तक गलत थे। अदर्स में भी संख्या है कुछ। सरकार बनाने में हरियाणा में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये 100 गुना क्या कितने गुने के 4 सीटें 2009 में सिर्फ और सिर्फ 4 सीट, और उससे 40 के ऊपर जाना, अपने बूते सरकार बना पाना, इसमें कहीं पे कोई दोहराई नहीं। मैं जैसे इसके पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो लोगों से जो थ्रू आउट द डे जहां जहां टेलीविजन चैनल्स पे अलग अलग तरीके से बात आई थी, उसमें एक चीज निश्चित तौर से थी। पहली चीज, महिलाएं बड़े पैमाने पे निकल के बाहर वोट करने के लिए आई थी।
दूसरी कि जब उनसे पूछा जाता था तो तीन ही आपने उनके जो जवाब दो होते बातें कही हैं अहम विभाकर साहब, आइए उनको लेकर आगे चलते हैं। एक, कांग्रेस निश्चित रूप से बाहर जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अगर मेजॉरिटी के मार्क पर नहीं भी है तो उसको बनाने में सरकार बहुत समस्या नहीं दिखाई दे रही है। मुकेश नायक साहब, इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, अभी तो एग्जिट पोल आए हैं और 2 दिन बचे हैं, चुनाव परिणाम आने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 10 साल हमारी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हम लोगों को अनुभव में आता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में बहुत कम अंतर रहा है और लोकसभा चुनाव में हम हारे हैं हरियाणा में, उसका प्रभाव विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप पर आना था। दूसरी चीज, बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी ने दल बदल कराया और एक तरफ तो कहा कि हम कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी को कांग्रेस बनाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में तो ऐसा उदाहरण है कि विधायक 2 महीने पहले कांग्रेस के टिकट से चुनकर आए आ रहे हैं मित्तल साहब, और बीजेपी ने उनका दल बदल कराया और बीजेपी से उनको टिकट दे दिया। जी, तो आने दीजिए चुनाव परिणाम, इसकी समीक्षा करेंगे। चुनाव और परिणाम 10 साल आने से हमारी दीजिए, सरकार वहां अभी ये थी। केवल अंदाजे हैं। सुधांशु मित्तल साहब, मैं फिर पहले इनके कुतर्क की बात कर लूं। गरीब हटाओ या गरीबी हटाओ, नारा था गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेसी मुक्त भारत नहीं कहा है, क्यों? कांग्रेस विचार, कांग्रेस शैली और कांग्रेस में जो परिवारवाद का एक और जो भ्रष्टाचार का एक संस्कृति का जन्म हुआ है, उससे निजात दिलवानी है। लेकिन छोड़िए, क्योंकि आज मुकेश जी, मुझे लगता है कि जनादेश जो है उसको स्वीकार करिए, उसकी असलियता जो है, सत्यता को पहचानिए। क्या कारण है कि दोनों प्रदेशों में जहां आपका राज है वहां आपका प्रदर्शन दूसरे स्थान तक कभी नहीं आने वाला है। एक जगह तो आप चौथे स्थान पे आ रहे हैं, दूसरे में आप 10-12 सीटों में सिमट रहे हैं। यह सुशासन था, यह विकास था या कुशासन था, यह भ्रष्टाचार था या ईमानदार प्रशासन था? और इसके मुकाबले आप देखिए, हम महाराष्ट्र में अंडरडॉग्स थे, हम एक नंबर की पार्टी नहीं थे, अपने विपक्ष में भी शिवसेना वॉज द एल्डर ब्रदर जिसको कहते हैं। वहां से अपने दम पे आप सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। कितना बड़ा सफर है। हरियाणा, जहां पे 2 चुनाव पहले 75 सीटों में हमारी जमानत जब्त हुई थी, पिछली विधानसभा में सिर्फ 4 सीटें थी। वहां की जनता अगर आज हमें सत्ता काबिज देने वाली है तो कितना बड़ा सफर हो रहा है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण एक विश्वसनीयता का है। लोगों को एक विश्वास है कि ये सुशासन देंगे, एक अच्छी सरकार देंगे जो भ्रष्टाचार रहित भी होगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है? सुधांशु मित्तल साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ये चर्चा जारी है। हाजिर होते हैं। महाकुरुक्षेत्र 2014 फैसला क्या होगा, इस पर अंदाजे आने शुरू हो गए हैं क्योंकि वोटिंग आज दोनों ही राज्यों के लिए पूरी हो गई। इसी पर हो रही है चर्चा। अजय उपाध्याय साहब, ये क्या होगा? ये जो प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं, ये ऐन वैसा ही कुछ नजर आएगा या आप इसको अभी आखिरी मानने से गुरेज करेंगे? अभी आप इंतजार करेंगे? देखिए साहब, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है तो पिछली बार के चुनाव में जब कांग्रेस ने दोबारा सरकार बनाई तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था, क्योंकि हरियाणा में परंपरा यही रही है कि हर बार सरकार बदलती रही है। तो 5 साल शासन करने की बजाय हुड्डा साहब ने चाहे जैसे भी किया, अगर 10 साल शासन किया तो मुझे लगता है कि किसी भी परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने 5 साल एक्स्ट्रा शासन किया। तो कांग्रेस का वहाँ जाना कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि मैं ये कहूँ कि वो वहाँ अनप्रेडिक्टेबल है या नहीं दिखाई पड़ रही है या नहीं समझ में आ रही है। रहा सवाल कि इतने दिन ओम प्रकाश चौटाला ने जो मेहनत की वहाँ पे, उनकी मेहनत कितना रंग लाएगी, और बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एक नीट एंड क्लीन अपनी एक इमेज अभी स्टैब्लिश की है, उस इमेज का बीजेपी को इतना फायदा मिलेगा कि वो अपने बूते सरकार बना सके। तो ये एक ऐसी चीज है
जिसको अभी नतीजों में देखने की जरूरत है। लेकिन ये तो तय है कि वहां पे बदलाव लास्ट इलेक्शन में ही ड्यू था, इस इलेक्शन में बदलाव निश्चित तौर पे ड्यू है, और वहां पे लड़ाई भी बीजेपी और एनएलडी के बीच में है। कांग्रेस को उससे कम ही सीटें मिलेंगी, इसका तो बिल्कुल बहुत क्लियर पिक्चर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी कंफ्यूजन है वो ये है कि क्या अपने बूते बीजेपी सरकार बना लेगी या उसमें कहीं 2-4 सीटों की कमी पड़ेगी और किसी से हाथ मिलाना होगा। विभाकर जी, क्या ये आईएनएलडी वाला मसला असल में जो ये कहा जा रहा है कि असल में हुड्डा सरकार ने वहां जाटों को लुभाने की कोशिश की और यही कहीं जो गैर जाट वोटर्स थे उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ लामबंद करता चला गया? क्या ये जो प्रोजेक्शंस हैं, क्या ये यही इंटरप्रिटेशन शो कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ और सिर्फ वही वजह है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कई सीटें, अगर 51 या 52 सीटें की जो बात हो रही है, उन 40 तक की भी अगर पहुंचने की बात हो रही है, 41-42 तक, जब तक जाटों ने उतना वोट नहीं किया होगा। देखिए, जाट वोट अगर है वो 39 सीटों पे हरियाणा में सीधे सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं, और उसमें 3 वे स्प्लिट है। बड़ा चंक हो सकता है चौटाला साहब के पास गया होगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे हुड्डा साहब की अपनी पकड़ थी, वहां पे उन्होंने लिया होगा। जो 10 सीटें जो आप अगर उनको देखते हुए 12 सीटें जो भी देख रहे हैं, वो वजूद हुड्डा साहब ने अपने ही बल पे ये बचा के रखा हुआ है। और एक स्प्लिट जो कि जैसा अभी मुकेश जी बोल रहे थे कि कई नेताओं को दूसरे जगह से वो कांग्रेस से भी लिए थे, तो चौधरी साहब भी वहां पे गए हैं, वीरेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने भी प्रभावित किया होगा। तो जाट नन जाट, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट हुआ होगा, जो कि मुझको लगता है कि जो परसों वो जो राम रहीम साहब जो डेरा सच्चा सौदा के हैं, उनके यहां से जो अपील का आना था, वो बहुत बड़े पैमाने पे डिसाइसिव हुआ। चलिए, बहुत संक्षेप में ये जान लें, अगर यही होता है जो कहा जा रहा है, तो क्या इसके मायने ये होंगे मुकेश नायक साहब कि कांग्रेस ने अपनी क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर लिया है? देखिए, अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही हमारे पूर्व वक्ता ने कि परंपरा से हटके हुड्डा साहब ने 10 साल तक हरियाणा में शासन किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हरियाणा में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो रहेगा डेरा सच्चा सौदा का बीजेपी को समर्थन देना। मैं राम रहीम साहब को जानता हूं, मेरा उनसे निजी परिचय है, और उनके डिवोटी बहुत कट्टर हैं, उनका वोटर भी बहुत कट्टर है, और एक अपील पर भी यहां से वहां जा सकता है। इसको हमें संभालना चाहिए था, जो हम नहीं संभाल पाए। चलिए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाने की बजाय डेरा सच्चा सौदा को जाएगा? इसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन आप सभी का हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे कि क्या ये प्रोजेक्शंस ही सही साबित होते हैं, और अगर ऐसा होता भी है तो कौन सा वो प्रोजेक्शन है जो असलियत के ज्यादा करीब या एन असलियत पर जाकर टिकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।